हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस गाला पेपर का सेक्शन सी को। तो आज हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 2। सेक्शन सी जो है आपका वो 18 मार्क्स का आएगा। 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, तो 6 3 18। क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 46 तक के जो क्वेश्चंस है वो सेक्शन सी में इंक्लूड होंगे। क्लियर? ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक करेक्शन बताना है। लास्ट वीडियो गाला पेपर 6 सेक्शन बी में जो एलोरा का केव नंबर है वो बाय मिस्टेक वहां पर 6 लिख दिया था, पर आप उसको करेक्ट कर लेना। कैलाश टेम्पल केव नंबर 16 है। क्लियर? कैलाश टेम्पल एलोरा हिंदू केव नंबर 16, 6 नहीं है 16 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गोपुरम। गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। साउथ इंडिया में जो टेम्पल होते हैं उनके एंट्रेंस को गोपुरम कहा जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जब पंड्या रूलर्स थे उस टाइम पे टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन को काफी एनकरेजमेंट मिला। They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple, और इन्हीं gates को क्या कहा जाता है? गोपुरम। Clear? The artistic glory of Gopuram has become more popular than its temples. Temple से ज्यादा पॉपुलर क्या होने लगे? गोपुरम। और यहाँ 2 फेमस गोपुरम देके रखे हैं, गोपुरम ऑफ कांची एंड मदुरई gave us aesthetic pleasure even today when viewed from the distance. तो दूर से ही टेम्पल नजर आ जाता था। गोपुरम इतने ऊंचे ऊंचे यहाँ पर बनाए जाते थे। क्लियर? Next, write about the Jain temple of Delwara. Delwara temples are excellent and wonderful form of construction, carving, artistic skill and sculpture point of view. Delwara temples of Mount Abu, कहाँ पर है ये? माउंट आबू में है। तो वो टेम्पल्स जो मिनिस्टर विमल शाह ने बनाए उनको विमल वसई कहा गया, और जो वस्तुपाल ने बनाए उनको क्या कहते हैं? लूना वसई। ठीक है। These are constructed with white marble. They are famous in India as well as abroad because of the attractive, minute and artistic work of sculpture. तो दूर दूर से लोग भी यहाँ पर देखने आते हैं इसको। These temples are wonderful and memorable gift to Jain religion to Indian culture. तो ये जो temples हैं ये Jain religion का Indian culture को एक बहुत ही important, wonderful और memorable gift है। Jain temples are worldwide famous due to their art of sculpture and architecture. तो ये देलवारा टेम्पल भी हमारे लिए टूरिस्ट स्पॉट है। नेक्स्ट, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एपिक्स रामायण एंड महाभारत। तो रामायण और महाभारत ये इंडिया के 2 ग्रेट एपिक्स हैं। रामायण की बात करें तो इसमें क्या है? स्टोरी ऑफ रामचंद्र, लॉर्ड राम द किंग ऑफ अयोध्या। राम के बारे में बताया है जो अयोध्या के राजा थे। महाभारत से कंपेयर करें तो रामायण छोटा एपिक है और इट नरेट्स मैनी इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, ये रामायण पूरे लॉर्ड राम के बारे में है। फिर महाभारत की बात करें तो इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। ये 1 मार्कर में भी पूछ सकता है, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक। तो आंसर इज महाभारत। कितने वर्सेस है ये भी याद रखना है, 1 लाख वर्सेस है। इट इज अबाउट द वॉर बिटवीन कौरव और पांडव के बीच में जो वॉर हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसके बारे में ये पूरा है। भगवत गीता महाभारत का ही एक पार्ट है जो क्या बताता है? डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल यानी कि विजडम ऑफ लाइफ के बारे में सिखाता है। गीता कन्वेज द मैसेज ऑफ, क्या मैसेज है इसका? कि ज्ञान, कर्म और भक्ति से हम क्या पा सकते हैं? मोक्ष। ठीक है, दिस इज द मैसेज ऑफ गीता, मोक्ष या सल्वेशन। फिर है कि both the epics, the रामायण and the महाभारत have been influencing millions of Indians in literature time and again. तो रामायण और महाभारत का इंडियंस की लाइफ में काफी असर पड़ा है, इन्फ्लुएंस किया है। अब तो इंडिया क्या, पूरा जो वर्ल्ड है वो गीता को पढ़ता है, गीता को मानता है। ठीक है, इसलिए लिटरेचर का इन दोनों के थ्रू लिटरेचर में भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर दे हैव इम्प्लांटेड द मोटिवेशनल सीड्स ऑफ संस्कार। तो महाभारत और रामायण जैसे एपिक्स ने इंडियंस के अंदर किस चीज के बीज बोए? संस्कार के। और जब ये दोनों एपिक बने, रामायण और महाभारत, इसके बाद लिटरेचर जो है, संस्कृत लिटरेचर, वो काफी ज्यादा आगे बढ़ा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नोट्स ऑन एलुवियल सॉइल। इतनी ही इंफॉर्मेशन देके रखी थी टेक्स्ट बुक में, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 to 7 पॉइंट्स आर मैक्सिमम, बट ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। Alluvial soil is spread over
ये परसेंटेज हमको 1 मार्क में भी पूछ सकता है, तो याद रखना 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल ही है। और कहाँ मिलेगी ये? जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स है उस पर। इट इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलज इन द वेस्ट। फिर डेल्टा रीजन की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा रीजन में और नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल मिलती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू एलुवियल डिपोजिशन बाय रिवर्स। तो रिवर्स का जो एलुवियल डिपोजिशन होता है उसकी वजह से ये सॉइल बनती है। एंड इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द ऑल सॉइल्स। जितनी भी सॉइल्स है उसमें सबसे फर्टाइल कौन सी है? एलुवियल। Crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize can be grown in this soil. Clear? Next. Explain the following terms. Solitary resources का मतलब होता है ऐसे resources जो सिर्फ एक या दो जगह पर ही है पूरी दुनिया में। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है क्रियोलाइट, जो कि सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है। ओके, देन इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली। जैसे किसी की लैंड हो गया, फिर बिल्डिंग हो गया, घर हो गया, या इन सब के ओनर कोई इंडिविजुअल या फैमिली होता है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज। और ग्लोबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ पर कॉमन ओनरशिप होती है अलग अलग नेशंस की, जो कि वो उस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वेलफेयर के लिए। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल द नेशंस, जैसे कि हो गया ओशंस। ओशन किस में आ जाएंगे? ग्लोबल रिसोर्सेज में, क्योंकि ओशन का कोई भी एक ओनर नहीं है, मल्टीपल ओनर है, ठीक है, और उन ओशन को इस्तेमाल किया जा रहा है वेलफेयर के लिए। ओके, सो दीज आर द 3 टर्म्स। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन was established on 1st Jan 1995। ये भी याद रखना है 1 मार्कर के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो टू रिमूव ऑब्स्टिकल्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जैसे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पर सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, ऐसे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, उन सबको हटा के ट्रेड को स्मूथ करना। फिर दूसरा है टू ओवरकम द प्रोटेक्शन गिविंग टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट ग्लोबल ट्रेड। अब क्या होता था कि पहले जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतना आसान नहीं था, हम इतनी जल्दी फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट नहीं करवाते थे। उसका रीजन ये है कि वो हमारे डोमेस्टिक गुड्स से कॉम्पिटिशन में ना आ जाए। और फिर जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था कि हम फॉरेन गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे थे और हमारे ही जो डोमेस्टिक गुड्स थे उनकी डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। बस इसी डर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो वो प्रोटेक्शन पॉलिसी हटा के ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। फिर टू कोऑर्डिनेट डोमेस्टिक ट्रेड पॉलिसी विथ वर्ल्ड ट्रेड पॉलिसी। अब हर एक कंट्री की जो पॉलिसी होती है वो उसकी इकोनॉमी के हिसाब से अलग अलग होगी, तो इंडिविजुअल नेशन की इकोनॉमी की पॉलिसी को वर्ल्ड ट्रेड की पॉलिसी के साथ मैच करना, ये इसका काम था। फिर टू रिजॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स, और 2 कंट्री या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता था ट्रेड को लेके, उन सबका सॉल्यूशन लाना इसका ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? WTO। नेक्स्ट, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ ISI, MPO, HACCP एंड सेट what they are used for। तो ISI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, 1947 में एस्टैब्लिश किया गया था टू रेगुलेट द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। फिर MPO, मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइजर, ये एक मार्क है जो दिया जाता है मीट, मटन एंड द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम। और HACCP का फुल फॉर्म हो गया Hazard Analysis and Critical Control Point। It is also a mark giving to processed food। ठीक है, ये मार्क किसको दिया जाता है? प्रोसेस्ड फूड को। ये फुल फॉर्म याद रखना सारे 1 मार्कर्स के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर सोसाइटी का क्या रोल है कंज्यूमर को बचाने के लिए? कंज्यूमर सोसाइटी या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंज्यूमर सोसाइटी हैव बीन एस्टैब्लिश एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर सोसाइटी बनाई गई है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में, स्टेट और नेशनल लेवल पर भी। द कंज्यूमर सोसाइटीज या काउंसिल आर नॉन पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं होता है, नॉन कमर्शियल, पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रही है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, खुद अपनी इच्छा से कंज्यूमर के लिए काम कर रही हैं और कंज्यूमर के द्वारा ही सेटअप की जाती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज कंज्यूमर सोसाइटी इज टू ब्रिंग अवेयरनेस, किस चीज का? कंज्यूमर राइट्स के बारे में, और उनको एनकरेज करना, ठीक है, टू हेल्प गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। गवर्नमेंट जब कंज्यूमर के लिए पॉलिसीज बनाती है तो उनको सजेशंस देना, ये सारे कंज्यूमर सोसाइटी के काम होते हैं। फिर इट ऑल्सो गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड टू चेंज लेजिस्लेटिव
प्रोविजन, अगर कोई लॉ में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि कंज्यूमर खुद एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, उस हिसाब से कंज्यूमर सोसाइटी फिर आगे गवर्नमेंट को सजेशंस दे सकती है कि कुछ लॉ ऐसे हैं जिनको अब चेंज करना चाहिए। दीज कंज्यूमर सोसाइटीज प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि राइट ऑफ कंज्यूमर, उसके बारे में बताया जाता है, कंज्यूमर की ड्यूटी क्या है, उनको किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है और उनको उस एक्सप्लॉइटेशन से किस तरीके से बचना है। ये सारे कंज्यूमर अवेयरनेस के प्रोग्राम के थ्रू कंज्यूमर सोसाइटी कंट्रीब्यूट करती है। दीज कंज्यूमर सोसाइटीज और ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश मंथली, बाय मंथली मैगजीन्स और पीरियोडिकल्स पब्लिश करती हैं ताकि इनको लोग पढ़ें और फिर इनमें कुछ अवेयरनेस आए। तो इनके पीरियोडिकल्स के नाम क्या है? ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, एसेट्रा, एंड ट्राई टू ब्रिंग अवेयरनेस। ये हाईलाइट इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये 1 मार्कर या एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये दीज आर द पीरियोडिकल्स फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स। नाम याद रखना, ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट और द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, ठीक है। ये इनसाइट पूछा गया था। नेक्स्ट, राइट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI के बारे में बताना है। द शिफ्ट इन एम्फेसिस फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू ह्यूमन वेलफेयर फाइंड्स एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे, पर अगर किसी कंट्री के सिटीजन्स ही डेवलप नहीं है, स्किलफुल नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो नेशन डेवलप हो ही नहीं सकता। इसलिए फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को भी इंपॉर्टेंस दिया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के हिसाब से डेफिनेशन क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विसेज। यानी कि जो ह्यूमन की एस्पिरेशन यानी कि जो डिजायर है, ह्यूमन के डिजायर को एक्सटेंड करना और वो उन डिजायर को अचीव कर सके, ऐसी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि वो अपने आप को स्किलफुल बना सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। दिस इज द ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट merely an increase in per capita income but also यूटिलाइजेशन ऑफ दैट इनकम। यानी कि सिर्फ पर कैपिटा इंक्रीज हो जाना ही ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कहलाता है, वो इंक्रीज हुई इनकम को ह्यूमन किस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि देखो, अगर पैसे बढ़ गए लेकिन अगर उसको गलत काम में लगाए गए तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो जो वो पैसा इंक्रीज हुआ है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ। जब सिटीजन स्किलफुल होंगे, डेवलप होंगे, तो वो अपने हिसाब से लाइफ जी सकते हैं, अपनी स्किल्स, इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। एज पर UNDP's 2015 HDI रिपोर्ट, 2015 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक कितनी है? 130 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। यहाँ पे 188 कंट्रीज का इंडेक्स निकाला गया था, उसमें से इंडिया की रैंक कितनी है? 130। यानी कि इंडिया को अभी भी काफी डेवलपमेंट ह्यूमन में करना बाकी है। इसमें आ जाता है हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, ठीक है। और इसी रिपोर्ट में टॉप किसने किया था? याद रखना, नॉर्वे ने टॉप किया था, सेकंड नंबर पे था ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पे था स्विट्जरलैंड। ये जो लास्ट 2 पॉइंट है ये 1 मार्कर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक 130 थी आउट ऑफ 188 कंट्रीज, फिर फर्स्ट नॉर्वे, सेकंड ऑस्ट्रेलिया और थर्ड स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये था पूरा सॉल्यूशन गाला पेपर 2 सेक्शन सी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमने यही PDF हमारे ऐप UGT पर अपलोड कर दी है। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।